दोस्तों, सबसे पहले हम कल का प्रश्न लेंगे जो हमने कल क्लास वाइंड अप करते हुए एक क्वेश्चन आपको दिया था। क्वेश्चन था कि विकास प्रशासन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की है। तो किसने की है, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर 4 हैं: विडनर, रिंग्स, साइमन एंड विलोबी। तो जो विडनर महोदय हैं, इन्होंने ही विकास प्रशासन की अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। और इन्होंने जो है विकास प्रशासन को एक कार्योन्मुखी एवं लक्ष्योन्मुखी परिवर्तन की ओर उन्मुखीकरण हो जिसका, ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बताया है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और आज की क्लास शुरू करने से पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, तो एक प्रश्न आपका आज का भी है और इस प्रश्न का आंसर आपको आज के लेक्चर में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को ठीक से सुनिए, अपने माइंड में रखिए और जैसे इसका आंसर आपको वीडियो में पूरा कॉन्सेंट्रेट रखिए ताकि इसका आंसर आप वीडियो से खुद निकाल सकें। तो क्वेश्चन क्या है कि रिक्स ने विकासशील देशों को किस समाज श्रेणी में रखा है। किस समाज श्रेणी में रखा है? डिफ्रैक्टेड में रखा है, या फ्यूज्ड में रखा है, या प्रिज्मेटिक में रखा है, या किसी में भी नहीं रखा है। यानी कि इन जो उपयुक्त दी गई श्रेणियां हैं समाज की, इनमें से किसी में नहीं रखा है। तो डिफ्रैक्टेड को क्या बोलेंगे हम? आप इसकी हिंदी समझ लें, क्योंकि हिंदी में आपको, यदि हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं तो वो ज़रूरी है। तो डिफ्रैक्टेड को क्या बोलते हैं? अल्पक्रियात्मक। इस समाज को कैसा समाज बोलते हैं? अल्पक्रियात्मक समाज बोलते हैं। ठीक है, अल्पक्रियात्मक समाज। आंसर जिसको पता है वो सभी आंसर कर देंगे। फ्यूज सोसाइटी को क्या बोलते हैं? जो फ्यूज सोसाइटी होती है, ये क्या होती है, कैसी होती है? ये, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुक्रियात्मक समाज। जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी होती है, ये कैसी होती है? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं समपार्श्वी समाज। तो इसको भी देख लेंगे, समपार्श्वीय समाज इसको बोलते हैं। तो ये 3 हैं। अब बताइए कि रिक्स ने विकासशील देशों को किस समाज श्रेणी में रखा है। विकासशील देशों की बात हो रही है, किसमें? डिफ्रैक्टेड में, फ्यूज्ड में, प्रिज्मेटिक में, किस में रखा है? इसका आंसर आप दीजिए। नहीं पता है तो वीडियो पे पूरा फोकस अपना रखिए और आगे आपको इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। अगेन हम अपनी क्लास लेंगे। लेक्चर किस पर? लोक प्रशासन पर चल रहा है और आज की ये 5वीं क्लास है। यदि आपने अभी तक पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि वहीं से आप जो है कनेक्ट कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। और ये लेक्चर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें फालतू की चीज़ों को हटाते हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो चीज़ें हैं इसमें, थिंग्स हैं, वो डाली गई हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये पीजीटी लेवल पे, सेट, नेट और इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ पर भी लोक प्रशासन मेंशन है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो जो है, ये लेक्चर, पूरी क्लास जो सीरीज़ चला रखी है हमने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको इसके मेरे फ्री हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो दे दिए जाएंगे। जैसे जैसे क्लासेस कंप्लीट होती जाएंगी तो आपको यूनिट वाइज या कुछ उसका पार्टीशन करके आपको देते रहूँगी मैं। तो आपके पास, अपने पास रिवीजन करने के लिए भी चीज़ें होंगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे नोट्स को अच्छे से समझने के लिए, कॉन्सेप्ट में अच्छी से डेप्थ बनाने के लिए आपको ये लेक्चर यानी कि मेरी ये क्लास लेनी बहुत ज़रूरी है। वो आप लेते रहिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, लिखने की टेंशन ना लें। फैक्ट आप लिख सकते हैं, जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं तो वो लिख सकते हैं। उससे आपका क्या होगा, फिक्सेशन होता रहेगा और आपके पास एक शॉर्ट नोट्स, बाइट साइज नोट्स तैयार हो जाएंगे एग्ज़ाम में लास्ट टाइम जो है रिवीजन के लिए। क्योंकि आप पूरी थ्योरी को आप लास्ट टाइम में रिवाइज नहीं कर सकते हो। थ्योरी और तो हमारे माइंड में ऑलरेडी रहती ही है, अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया। सिर्फ फैक्ट हम बोलते हैं, तो फैक्ट के आप शॉर्ट नोट, बाइट साइड नोट्स बनाते रहिए। चलिए, बाकी हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, है ना। टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए आप पोलपाथ, ओनली पोलपाथ, @ नहीं लगाना है, पोलपाथ के नाम से आप सर्च करेंगे, आप हमें फॉलो कर सकेंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है सभी वीडियोज़ के, तो वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकेंगे। प्लस डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट लगी हुई है, प्रैक्टिस की, कोर्स वीडियोज़ की, लोक प्रशासन के जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो, और
NCERT के क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस कराए हैं, वो सभी लगी हैं। आप उसको अवेल करके अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और वो सफिशिएंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है यदि आप पूरी चीज़ों को नोट करते हुए अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे विदाउट वीडियो स्किप किए हुए। प्लस मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी कि शाम को 7 बजे यानी 7 PM पे हमारी प्रैक्टिस क्लास चलती है, प्रैक्टिस जो है चलती है, तो उसमें आप लाइव जुड़ करके प्रैक्टिस में अपना लेवल ऑफ परफॉर्मेंस या लेवल ऑफ नॉलेज चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है सभी आंसर करते हैं लाइव आकर के, और जो टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी के साथ आंसर देता है उसका नाम मैं वहाँ पर मेंशन करती हूँ। तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने किन लोगों के साथ कंपटीशन है आपका, उन लोगों के साथ अपने लेवल को जो है मैच कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और ये क्लास कब होती है? ये होती है 7 PM। ध्यान रखेंगे आप, 7 PM आपको प्रैक्टिस में आकर के जुड़ना है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सारी वीडियोस मिलेंगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं, आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम विकास प्रशासन यानी कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और इसके पहले हमने जो है नवीन लोक प्रशासन के बारे में कल की क्लास में बताया था, और उसके पहले हमने विकास के चरण इन पर चर्चा की थी। उपागम और पद्धति में क्या अंतर है उस पर चर्चा की थी। तो ये सारी क्लासेस आप ले लीजिए, और तभी जो आप लिंक कर पाएंगे तभी आपकी प्रिपरेशन डेप्थ में हो पाएगी। तो आइए विकास प्रशासन पर देखते हैं, इसके क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से ये अस्तित्व में आता है, क्या इसके कारण होते हैं अस्तित्व में आने के। इंटरेस्टिंग है बहुत, ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो यदि हम विकास प्रशासन की बात करें तो विकास प्रशासन का जन्म कब होता है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। यह अपेक्षाकृत नया है, मतलब ये काफ़ी नया है, जो अन्य हैं उनसे नया है। इसका मुख्य लक्ष्य होता क्या है कि विकासशील देशों का विकास करना। तो इसका जो है मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि विकासशील देशों का विकास करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है। और विकास शब्द का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है। अगर हम अर्थ की बात करें तो विकासशील शब्दों जो ये विकास प्रशासन है, इसमें जो विकास शब्द है इसका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है। सब अपने अपने अनुसार इसको अपने अपने एनवायरनमेंट में इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्रियों ने इसको विकास को आधुनिक उत्पादकता के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग रूप से दिया है। तो जो जिस फील्ड में रहा उसको इस विकास शब्द को अपनी फील्ड से इसको रिलेट कर लिया। अर्थशास्त्रियों ने क्या किया कि आधुनिक उत्पादकता के रूप में दिया। समाजशास्त्रियों ने इसे सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखा है, और लोक प्रशासन या प्रशासकों ने इसे आधिकारिक तंत्र, प्रशासनिक कुशलता एवं क्षमता के रूप में देखा है। ठीक है, यदि हम ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार बात करें, विकास की डेफिनेशन देना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उच्चतर, पूर्णांतर एवं प्रौढ़ता की ओर बढ़ना। तो ऑक्सफोर्ड की तरह अगर देखें कि विकास शब्द का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है उच्चतर की ओर जाना, पूर्णांतर की ओर जाना एवं प्रौढ़ता की ओर बढ़ना, यानी कि प्रौढ़ स्थिति की ओर बढ़ना। तो ये सभी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये मीनिंग होते हैं, लेकिन सभी जो है अपने अपने अनुसार, अपनी फील्ड के अनुसार विकास शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विकास तो हर फील्ड में होता है, तो अपने फील्ड में वो इस चीज़ को रिलेट कर लेते हैं। आगे हम बात करेंगे कि विकास प्रशासन का शब्द जो है सबसे पहले किसने प्रयोग किया। तो विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग पहली बार 1955 में एक भारतीय अध्येता थे, यूएल गोस्वामी। कौन थे? यूएल गोस्वामी। इनके द्वारा जो है क्या है अपने लेख में प्रयोग किया गया था। इनका लेख क्या था? इनका लेख था द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये इनका लेख था, और ये भारतीय अध्येता थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इन्हीं के द्वारा जो है ये शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे हम कहेंगे विकास प्रशासन की, अगर हम अवधारणा की बात करें कि विकास प्रशासन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने जो है प्रतिपादित किया है, तो विकास प्रशासन की अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले कौन हैं? तो ये विडनर महोदय हैं। ठीक है, विकास प्रशासन की अवधारणा सर्वप्रथम विडनर महोदय के
द्वारा प्रतिपादित की गई। उन्होंने विकास प्रशासन को क्या बोला? लक्ष्योन्मुखी तथा परिवर्तनोन्मुखी बोला। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे सुनने में लगता है कि नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है, बट यही वर्ड आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड जो खास किसी अवधारणा के बारे में कोई कुछ कहता है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये एमपी सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एमपी सेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है विडनर ने विकास प्रशासन को कैसा बताया है, तो ऑप्शन में लक्ष्योन्मुखी, परिवर्तनोन्मुखी और 3 ऑप्शन और दिए गए थे, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो रहा था वहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। ये आप एक क्वेश्चन को अलग नोट डाउन कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप अपने पास एक ये बाइट साइज नोट्स की तरह बनाते रहिए, क्योंकि वो आपको कहीं और से नहीं मिल सकता, वो आपके अपने खुद के होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई विकास प्रशासन के बारे में। जो इन्होंने विचार दिए विडनर ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो विकास प्रशासन एक कार्योन्मुखी एवं लक्ष्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। किसके अनुसार? विडनर के अनुसार। विडनर के और क्या विचार हैं विकास प्रशासन के बारे में, वो भी हम देख लेते हैं। तो प्रशासनिक, ये कहते हैं आगे कि प्रशासनिक विकास एक नवीन अवधारणा है जिसका अर्थ है प्रशासन को निरंतर क्रियाशील बनाना, प्रशासनिक क्रियाओं को उत्तरोत्तर विकास करना। वैसे तो विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास, जो विकास प्रशासन है और विकास प्रशासन एवं दूसरा टर्म क्या है? प्रशासनिक विकास। प्रशासनिक विकास ये क्या है? ये आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, लेकिन दोनों में सूक्ष्म अंतर है। विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा संबंधित हैं, लेकिन ये इनमें सूक्ष्म अंतर है, वो अंतर देखना जरूरी है। विकास प्रशासन के दृष्टिकोण व्यापक है। जो विकास प्रशासन है इसका दृष्टिकोण क्या है? व्यापक है। ठीक है, इसका दृष्टिकोण व्यापक है और यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व तकनीकी सभी प्रकार के विकास से संबंधित है। तो देख लीजिए विकास प्रशासन क्या है? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व तकनीकी सभी प्रकार के विकास से संबंधित है। जबकि जो प्रशासनिक विकास है, ये प्रशासनिक विकास है, केवल प्रशासनिक विकास से संबंधित है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे? सिर्फ प्रशासनिक विकास से संबंधित है, यानी कि इसका जो है दृष्टिकोण, इसका क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है, जबकि विकास प्रशासन का क्षेत्र व्यापक है। ये एक सूक्ष्म से अंतर है, यानी कि जो विकास प्रशासन है उसी के अंदर जो है प्रशासनिक विकास आ जाता, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अतः आप कह सकते हैं कि विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि ऐसा जो है प्रशासन जिसका स्वयं ही विकास ना हुआ हो और वह जाति, धर्म, भाषा से लिप्त है तथा भ्रष्टाचार से लिप्त है, वह कभी जनता का विकास कर ही नहीं सकता है। तो जो प्रशासन खुद ही विकसित नहीं होगा, ठीक है, जो प्रशासन खुद ही विकसित नहीं होगा, वो विकास क्या करेगा? जनता का विकास क्या करेगा? तो जनता का विकास करने के लिए प्रशासनिक विकास जरूरी है। यहीं पर इस प्रशासनिक विकास का टर्म का जो है उद्भव होता है, प्रशासनिक विकास। प्रशासन का विकास पहले होगा, तब जाके जनता का विकास होगा, क्योंकि प्रशासन का विकास होने से ही अच्छी अच्छी नीतियाँ, अच्छे वहाँ पर नियम कानून और ये सब चीज़ें जो हैं फॉलो की जाती हैं। तो यहाँ हमने विडनर के विचारों को समझा, इनके जो मेन चीज़ें, और ये जितनी बातें हमने की सभी इम्पॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे और नोट्स आपको मिल जाएंगे। बट जो कॉन्सेप्ट को पूरे ठीक से समझना है आपको। आगे हम जो है फ्रेडरिक्स की बात करेंगे। विकास प्रशासन में फ्रेडरिक्स का जो है बहुत बड़ा रोल है, तो इनकी हम बातें कर लेते हैं, ज़रूरी हैं। और इनके जो मेन कॉन्सेप्ट हैं कौन कौन से हैं इनसे संबंधित, तो पारिस्थितिकी उपागम है, आनुभाविक उपागम है, विकास प्रशासन है, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण जो है साला मॉडल का भी प्रतिपादन किया है, उन्होंने दिया है। तो इनसे भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। आगे हम देखेंगे जो फ्रेडरिक्स का साला मॉडल है और पारिस्थितिकी उपागम है, इन सभी पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि विकास प्रशासन के उदय के मूल कारण क्या है। ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई, ऐसी क्या स्थितियां बनी जो विकास प्रशासन का उदय हुआ जिसकी वजह से। तो इसके पीछे की हिस्ट्री थोड़ा सा ये रहेगी कि जो साम्राज्यवादी
ताकतें थीं, इन्होंने किया था कि विकासशील देशों को, यानी कि जो अब विकासशील अवस्था में हैं, अपना विकास कर रहे हैं, इन देशों को क्या किया था कि लंबे समय तक गुलाम बनाया। यानी कि इनको तीसरी दुनिया कहा जाता है, जो गुलाम इनकी ताकतों से, यानी साम्राज्यवादी गुलामी से आज़ाद होकर के बाहर निकले हैं, इनको तीसरी दुनिया कहा जाता है। ठीक है, तो इनको जो है लंबे समय तक गुलाम बनाया हुआ था और उनका सामाजिक आर्थिक शोषण किया। इसलिए जब एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका जैसे देश जो है राष्ट्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आए, यानी कि जब ये स्वतंत्र होकर के संप्रभुता वाले राज्य बन गए, तो उनके विकास की समस्याएं प्रारंभ हो गई। क्योंकि एक तो बात, उनके रिसोर्सों का जो है बहुत हनन कर लिया था इन ताकतों ने, और उनके जो है विकसित होने के काफ़ी सालों तक उनको इतना शोषण किया था कि ये बहुत पीछे बैकफुट पे चले गए थे। तो इन्हीं के विकास के लिए विकास प्रशासन जो है अस्तित्व में आता है, यानी कि विकास प्रशासन का संबंध इन्हीं विकासशील देशों से संबंधित है, यानी कि तीसरी दुनिया के जो देश हैं हमारे, इनसे संबंधित है। ठीक है, इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है तो आप सारे डाउट देंगे इस विकास प्रशासन से संबंधित, और वो मैं एक क्लास किसी दिन रखूँगी, संडे में रख लूँगी या किसी दिन रख लूँगी, तो सब एक साथ आपके जब कुछ डाउट इकट्ठे हो जाएंगे तो सारे डाउट आपको दे दिए जाएंगे, और आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके सुन लेंगे तो भी आपके डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। तो ये बात हो गई कि तीसरी दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए किसका जन्म होता है, ये जो विकास प्रशासन होता है इसका जन्म होता है, अगर हम सार पर जाएँ तो। ठीक है, निष्कर्ष निकालें तो एक लाइन में आपका निष्कर्ष निकल जाता है। तो विकास प्रशासन है क्या? तो विकास प्रशासन एक बहुआयामी धारणा है। इसका संबंध किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास से है। ठीक है, लेकिन आज इसमें सभी प्रकार के विकास समाहित हैं, यानी कि इसका जो है विकास प्रशासन है ये काफ़ी व्यापक हो चुका है। इसमें सभी प्रकार के विकास जो है समाहित हो चुके हैं। प्रशासन न केवल जनता का विकास करे बल्कि प्रशासन का भी विकास हो, अर्थात संस्थागत परिवर्तन और प्रशासनिक विकास दोनों को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, दोनों को शामिल किया गया है। जैसा कि एडवर्ड विडनर के अनुसार इनकी एक कथन है, उसको देख लेते हैं। ये कहते हैं कि विकास प्रशासन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए संगठन के कार्यों का वर्णन करता है। यह कार्योन्मुखी व लक्ष्योन्मुखी पर विशेष बल देता है। तो देखिए, इनकी इसी परिभाषा से जो है आपका क्वेश्चन जो एमपी सेट में पूछा गया था, तो इनकी परिभाषा भी इम्पॉर्टेंट है और इसके अंतर्गत जो टर्म दिए गए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें, इसीलिए मैं कह रही हूँ क्लास आप फोकस्ड होकर के लीजिए और लिखने की टेंशन छोड़ दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। कुछ दिनों में जैसे ही मैं कुछ यूनिट, कुछ चीज़ें कंप्लीट कर लूँगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आप नोट्स बनाने की चिंता छोड़ दीजिए, आप क्लास पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो आगे क्या, रिंग्स के विचार देख लेते हैं। इनका भी बहुत योगदान है विकास प्रशासन में। विडनर का योगदान है, रिंग्स का है, तो इन दोनों को आप स्किप नहीं कर सकते, इन दोनों को अच्छे से समझना है, इन दोनों का काफ़ी योगदान है इसमें। तो रिंग्स क्या कहते हैं कि विकास प्रशासन का संबंध विकास कार्यक्रमों का प्रशासन बड़े संगठनों, खासकर सरकार की जो नीतियां हैं, प्रणालियां हैं, इसमें विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए नीतियां और योजनाओं के क्रियान्वयन से है। तो इनके अनुसार यही है कि विकास प्रशासन का संबंध जो सरकार की नीतियां हैं, प्रणालियां हैं और विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए जो नीतियां हैं, इन्हीं के क्रियान्वयन से संबंधित है, यानी कि इनको लागू कैसे करना है इससे संबंधित है। ठीक है, तो इनको ये बताते हैं कि सरकार की नीतियाँ, प्रणालियाँ लागू कैसे की जाएंगी, इससे संबंधित है विकास प्रशासन, अगर इनको हम एक लाइन में शॉर्ट में देखें तो। यदि हम विकास प्रशासन का विश्लेषण करें, यानी कि इसके मेन पॉइंट को लेने की कोशिश करें, जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको उठाने की कोशिश करें, तो हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताते हैं कि विकास प्रशासन उच्चतर स्थित होने की ओर अग्रसर होने वाली एक प्रक्रिया है। नंबर 1 पॉइंट हो गया। ठीक है, जो कि हमने डिस्कस कर ही लिया। दूसरा क्या है, विकास प्रशासन निरंतर और गतिशील है, यानी कि जैसा कि विडनर ने कहा परिवर्तनोन्मुखी है ना, लक्ष्योन्मुखी है, तो ये गतिशील है। तीसरा क्या है, विकास प्रशासन निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रयास है। तो निर्धारित जो लक्ष्य होता है, लक्ष्योन्मुखी का मतलब है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उसकी ओर बढ़ते रहना, उसको प्राप्त करने की दिशा में बढ़ना, तो प्रयास है। और चौथा क्या है, विकास प्रशासन तीसरी दुनिया के देशों की समस्याओं का हल करने की प्रक्रिया है, जो कि हमने इन सभी बारे में डिस्कस किया है।
विकास प्रशासन सिर्फ विकास का ही प्रशासन नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक विकास भी है, अर्थात प्रशासन का ही विकास है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की। और अगर हम देखें 5वां पॉइंट उठाते हैं, तो विकास प्रशासन पिछड़े समाज के परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण के साथ साथ बहुमुखी विकास है तो एक शासन का यंत्र है। तो विकास प्रशासन क्या है? एक शासन का यंत्र है। किसके? जो पिछड़े समाज हैं, जो विकासशील देश हैं और जिनका लंबे समय तक शोषण होता रहा है, तो इनकी समस्याओं को हल करने के लिए, क्योंकि इनकी शासन व्यवस्था, जो विकसित देश हैं, इनकी शासन व्यवस्था और विकासशील देशों की शासन व्यवस्था एक नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ सिचुएशन, यहाँ एनवायरनमेंट, यहाँ लोगों की एजुकेशन, लोगों की थिंकिंग प्रोसेस है ना, उनका थॉट प्रोसेस और उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी आय, उनका व्यय, जीवन स्तर सब कुछ डिफरेंट है। तो वो सेम व्यवस्था काम कर ही नहीं सकती है, एक अलग व्यवस्था बनानी पड़ेगी हर एक इन्वायरमेंट के लिए। यदि इन्वायरमेंट चेंज है, समाज हमारा अलग है, तो शासन, जो प्रशासन की व्यवस्था है वो भी अलग ही रखनी पड़ेगी, है ना। तो आई थिंक यहाँ तक आपको जो है समझ में आया होगा, इतना मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे विकास प्रशासन की विशेषताएं। देखो, जो कार्य होते हैं, जो इनके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, वही विशेषता बन जाती हैं, है ना। अगर हम चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ें तो चीज़ें बहुत टफ नहीं होती हैं, इजी होती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेट करती हुई होती हैं। वहाँ से हम उसको एक स्टोरी की तरह बना करके अपने माइंड में रख सकते हैं। एक ही बार में सिर्फ वन स्टडी आपको करनी, वन टाइम जो है स्टडी करनी होती है और सारी चीज़ों को आप माइंड में रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको फुल फोकस्ड होना पड़ेगा। बाइट साइड नोट्स आपको साथ साथ में लिखने होंगे, यानी कि जो फैक्ट आप भूल सकते हैं, यानी कि डेट, यानी कि कोई नाम है ना बुक का, या फिर जैसे कि कोई खास टर्म दिया गया है, कोई मॉडल दिया गया है, ये सब चीज़ें लिख लीजिए। अदरवाइज़ आपको पूरा कॉन्सेप्ट कहीं लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। यदि आप फुल फोकस्ड हैं तो एक स्टोरी की तरह चीज़ों को बना करके अपने माइंड में रखते जाइए, और वही सबसे स्मार्ट वे है ऑफ स्टडी। ठीक है, स्मार्ट वे ऑफ स्टडी वही है, क्योंकि यदि आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहेंगे तो कहाँ इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, कैसे होगा। चलिए देखेंगे, हम विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे, तो विशेषताएँ ऑलमोस्ट वही हैं जो हमने डिस्कस कर लिया है। तो देखो, विशेषताओं में हम देखेंगे क्या है, ये परिवर्तनोन्मुखी है ना, नंबर 1। फिर प्रजातांत्रिक मूल्य है, इसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों से संबंधित है। और क्या है, प्रशासनिक कार्यकुशलता, प्रशासनिक कार्यकुशलता से संबंधित है ये, और आधुनिकीकरण से संबंधित है। ठीक है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करता है ये। ठीक है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करता है, क्योंकि जनता की भलाई के लिए कार्य करता है और जनता की जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराता है, जनता के एडवांसमेंट के लिए काम करता है ये। ठीक है, और आर्थिक विकास। ठीक है, आर्थिक विकास भी इसका एक महत्वपूर्ण जो है लक्ष्य होता है, विशेषता होती है, क्योंकि ये सभी विकासशील देश क्या होते हैं, आर्थिक समस्या से, जो इनकी आर्थिक व्यवस्था होती है वो चरमराई हुई होती है, तो उससे ये जूझते हुए होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये आर्थिक विकास जो है इसमें महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है। फिर नौकरशाही का भय। ठीक है, नौकरशाही का इसमें भय भी होता है, क्योंकि विकास प्रशासन में जब इतनी सारी चीज़ों को करना होता है तो नौकरशाही को एक इन्वॉल्वमेंट होना होता है। और नौकरशाही क्या होता है कि नौकरशाही में, नौकरशाहों की ये एक कह लीजिए फीचर है कि वो जनता के प्रति, पब्लिक के प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। आप सही वर्ड, एक्यूरेट वर्ड अगर देखें तो अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं होती, नेताओं की होती, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जो नौकरशाह होते हैं वो परमानेंट होते हैं और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, और इस कारण वो जनता के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये नौकरशाही का भी, जो नौकरशाही है ना, ये लाल फीताशाही, इसका भी वहाँ पर भय बना रहता है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं किसकी, विकास प्रशासन की। चलिए आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन। ठीक है, ये आपका नया टॉपिक है, और हमने जैसे कि 5वें चरण में हमने आपको बताया था कि इसमें नवीन लोक प्रशासन, विकास प्रशासन तथा तुलनात्मक प्रशासन, इन तीनों का उद्भव होता है। कौन से, जो 5वां चरण विकास का, लोक प्रशासन का 5वां चरण होता है, इसी में इन तीनों प्रशासन का है जन्म होता है। तो हमने 2 के बारे में डिस्कस कर लिया, नवीन लोक प्रशासन कल की क्लास में था, आज विकास प्रशासन की हमने बात कर ली है। अब हम तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते रहिए, और इसलिए मैं पीछे जाकर के रिलेट भी कर देती हूँ कि कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, कहाँ से इनका उद्भव हुआ और कैसे कैसे ये विकास में आई, इनके कारण क्या हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से सुनते रहिए।
तो तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात करेंगे। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत विकासशील देशों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत विकासशील देशों का अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन को आगे बढ़ाने का पहला व्यवस्थित प्रयास कब किया गया था? 1952 में किया गया था। ठीक है, जो पहला विकास जो प्रयास था, इसका व्यवस्थित प्रयास की बात करेंगे तो ये कब 1952 में किया गया था, जबकि अमेरिका स्थित पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लीनिंग हाउस ने लोक प्रशासन पर एक सम्मेलन किया था। ठीक है, तो किसने सम्मेलन किया था? पब्लिक, जो अमेरिका में स्थित है, कौन सा? ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लीनिंग हाउस जो है, इसने जो है क्या किया था कि लोक प्रशासन पर एक सम्मेलन किया था। तो ये एज अ फैक्ट आपके उसमें आ सकता है, किसमें? आपके जो है क्वेश्चन पेपर में। तो किसने जो है सम्मेलन किया था? तो अमेरिका स्थित जो एक संस्था थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लीनिंग हाउस। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि अमेरिकन का जो है, अमेरिकन सोसाइटी का या अमेरिका का इसमें और क्या हाथ रहा, तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने इसमें मदद की। यानी कि जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन था वो इसमें, उसकी जो है इसमें काफ़ी बड़ा रोल रहा, इसको आगे बढ़ाने में, इसमें मदद करने में, तुलनात्मक लोक प्रशासन को जैसे आगे बढ़ाने में। ठीक है, और तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह की स्थापना 1960 में अमेरिका में होती है। ठीक है, तो जो तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह होता है, ठीक है, तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह होता है, इसकी स्थापना 1966 में कहाँ पर होती है? तो ये भी कहाँ? अमेरिका में होती है। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं, अमेरिका में होती है। ठीक है, और जब इसकी स्थापना होती है तो आरंभ से ही फ्रेडरिक्स इसके जो है अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, और ये शुरुआत से लेकर के 1970 तक इसके अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं। कब तक? प्रारंभ से लेकर के कहाँ तक? 1970 तक। 1970 तक जो है इसके अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जो रिचर्ड ग्लेबर इसके अध्यक्ष बन गए। तो इसके बाद कौन बना था? रिचर्ड। ये जो है मेन फैक्ट हो जाते हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। रिचर्ड ग्लेबर, ये इसके बाद जो है ये अध्यक्ष बना दिए जाते हैं 1970 के बाद, जैसे ये हटते हैं कौन? फ्रेडरिक्स। ठीक है, यदि हम बात करें कि जो ये लोक प्रशासन है तो ये कैसा है, कैसी संस्था है, या कैसा जो है प्रशासन है, या इसके अंदर कौन से फीचर्स हैं, तो ये जो लोक प्रशासन है इसके क्रियाकलाप कैसे हैं? अंतर्राष्ट्रीय हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं लोक प्रशासन के क्रियाकलाप। और यह 11 समितियों से कार्य करती है, यानी कि 11 समितियां हैं, उनकी मदद से जो है ये अपना कार्य का संचालन करती है। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं इसके अंतर्गत? जैसे एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, तुलनात्मक लोक प्रशासन एवं राजनीतिक संगठन के सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन व्यवस्था सिद्धांत, ये सब, हाँ, ये सब जो है इसमें सम्मिलित है, यानी कि इनका सबका योगदान है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि 1960 में जो है ये तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह की स्थापना होती है अमेरिका में। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक्स थे, जो 1960 से लेकर के 1970 तक इसके अध्यक्ष बने रहे। उसके बाद कौन आते हैं? रिचर्ड ग्लेबल आते हैं। ठीक है, और इसके जो ये संस्था है, ठीक है, ये समूह है, ये क्या है कि इसके क्रियाकलाप कैसे हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप हैं, और ये 11 समितियों की सहायता से जो है अपने कार्य का संचालन करता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि हम फ्रेडरिक्स की बात करें, क्योंकि इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है इसमें, तो फ्रेडरिक्स ने क्या किया है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन में निम्नलिखित जो 3 प्रवृत्तियां हैं, 3 प्रवृत्तियों को इन्होंने बताया है। कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट, अगर 3 प्रवृत्तियों की बात करें फ्रेडरिक्स के विचारों के अनुसार, तो 3 है। कौन कौन सी है? मानवीय से अनुभाविक की ओर, विशिष्टता से सामान्य परकता की ओर, और गैर पारिस्थितिकीय से पारिस्थितिकी की ओर। तो पारिस्थितिकी इनका एक उपागम भी है, सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे बाद में। अभी हम जो है तुलनात्मक लोक प्रशासन को समझने की कोशिश करेंगे। फिर जो है फ्रेडरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, उनके बारे में यहाँ भी समझेंगे, और बाद में इनके जो सिद्धांत हैं, यानी कि साला मॉडल, पारिस्थितिकी उपागम, इन पर हम अलग से लेक्चर बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम उन डिटेल में उनकी चर्चा करने लग गए तो आपका तुलनात्मक प्रशासन और विकास प्रशासन, यानी कि ये जो एक क्रम है, एक जो रिदम है यहाँ का,
एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो लेक्चर चल रहा है ये ब्रेक हो जाएगा। तो वो हम मॉडल पे अलग से चर्चा करेंगे, उसकी वीडियो अलग से देंगे। यहाँ से आप उसको शॉर्ट में जो है उसके फीचर्स देखते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे हम, विकासशील एवं विकसित देशों की प्रशासनिक व्यवस्था भिन्न होने के कारण नए मॉडलों का विकसित करना पड़ा, ठीक है। तो जो तुलनात्मक लोक प्रशासन है, इसमें क्या होता है कि गैर पश्चिमी देशों में, गैर पश्चिमी देश कौन से होते हैं? विकासशील देश होते हैं। तो इनकी प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थीं वो पश्चिमी देशों यानी कि विकसित देश हैं उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं उनसे भिन्न हैं। ऑब्वियस सी बात है, भिन्न होंगी ही, क्योंकि उनके जीवन स्तर में, उनकी समाज का जो स्तर है और हमारे समाज का स्तर, जो आर्थिक आय है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो डेवलपमेंट है, एडवांसमेंट है, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसे सेम हो सकती हैं? तो ये तो मतलब अलग रहेंगी ही रहेंगी। इसलिए जो पहले से निर्मित मॉडल थे, यानी कि जो विकसित देशों के लिए मॉडल निर्मित किए गए थे, तो उनको वो विकासशील देशों के लिए मतलब उपयोगी नहीं रहे, उनकी समस्याओं को समझने में वो नाकाम रहे, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट के लिए बनाए ही नहीं गए थे। वो तो किस एनवायरनमेंट के लिए बनाए गए थे? जो विकसित देश थे उनके लिए बनाए गए थे। तो अब जो ये समस्या से जूझ रहे थे, जिन समस्याओं से जूझ रहे थे विकासशील देश, उन पे वो अनफिट हो रहे थे, यानी कि उनका जो है उनके लिए काम वो कर ही नहीं रहे थे। तो इसलिए क्या हुआ कि नए जो प्रशासनिक व्यवस्था के नए मॉडलों को विकसित करना पड़ा। और यही वजह रही कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का जन्म होता है, ठीक है। यही इसी क्रम में, यानी कि जब वो जो पहले से विकसित मॉडल ये विकासशील देशों की व्यवस्थाओं में फिट नहीं हो रहे थे, यानी कि उनकी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर एक अलग आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि आवश्यकता ही किसकी? नए खोजों की जननी होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर नए जो है मॉडलों को विकसित करने की ज़रूरत होती है। और यदि तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात करें तो इसके अध्ययन में जो मुख्य नाम किसका आता है? तो फ्रेडरिक्स का नाम आता है। फ्रेडरिक्स हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन में कुछ विचार प्रस्तुत करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनमें कि एक साला मॉडल आता है, कि साला मॉडल का इन्होंने विचार दिया है। तो साला मॉडल क्या है? साला जो है ये एक स्पेशलिस्ट वर्ड है, तो साला ये वो वाला नहीं होगा, ठीक है, हिंदी वाला साला मत समझ लेना। साला मॉडल, तो ये साला क्या है? ये स्पेशलिस्ट जो ये स्पेन का वर्ड है, यानी कि स्पेशलिस्ट भाषा का ये शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सरकार हो सकता है, ऑफिस भी होता है और कमरा भी होता है, यानी कि रूम भी होता है। और क्या हो सकता है? ये जो रूम होता है एंड क्या होता है? गवर्नमेंट होता है, ऑफिस होता है और पिवेलियन भी होता है। तो ये सारी इसकी जो है बातें, इसके जो अर्थ होते हैं किसके? साला शब्द के। साला शब्द कैसा है? स्पेनिश है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसी क्रम में क्या हुआ कि जो साला मॉडल जब ये देते हैं रिक्स महोदय, फ्रेडरिक्स, तो ये क्या करते हैं कि सोसाइटी को 3 भागों में बांट देते हैं, यानी कि इसके 3 डिवीज़न करते हैं, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। तो ये कहते हैं कि जो डिफेक्टेड सोसाइटी ये होती हैं, ये क्या होती हैं? ये ब्यूरो होती हैं, ठीक है। इनको हिंदी में क्या बोला जाता है? अल्प प्रक्रियात्मक समाज, ठीक है, इनको बोलते हैं अल्प प्रक्रियात्मक समाज, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और ये करते क्या है कि इसमें जो है एक ब्यूरो जो है, ब्यूरो होता है। ब्यूरो का मतलब होता क्या है यहाँ पर? ब्यूरो क्या है? एक प्रशासनिक व्यवस्था है। और इसमें इस जो ब्यूरो है, ये प्रशासनिक व्यवस्था है, तो डिफेक्टेड सोसाइटी यानी कि अल्प प्रक्रियात्मक समाज जो होता है, उसमें ये ब्यूरो व्यवस्था पाई जाती है। और इसमें जो है अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग ब्यूरो होते हैं, यानी कि सभी के कार्य बटे होते हैं और वहाँ बहुत सारे ब्यूरो होते हैं, तो वो सभी अपना अपना कार्य का संपादन करते हैं, इसीलिए अल्प प्रक्रियात्मक समाज इसको कहा गया है। दूसरा क्या है? दूसरा है फ्यूज सोसाइटी। फ्यूज सोसाइटी ये क्या है? ये इसमें जो एक चैम्बर होता है, यानी कि एक ही चैम्बर होता है और उसी के वही जो है सारे कार्यों को करता है, तो इसलिए इसको बहुप्रक्रियात्मक समाज कहते हैं, ठीक है। चैम्बर, जो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होती? चैम्बर होती है, चैम्बर, उसको चैम्बर कहा जाता है। और ये जो है
इसमें जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो या क्रियान्वयन से संबंधित हो, राजनैतिक हो, तो वो सभी एक ही चैम्बर के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि जो समूह उस चैम्बर में बैठा है, जो व्यक्ति बैठा है, वही सभी कार्यों को संपादन करता है। तो यहाँ पर अलग अलग कार्यों के अलग अलग जो है स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, जबकि ब्यूरो में अलग अलग कार्यों के लिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अलग अलग विभाग होते हैं और उन विभागों में जो है स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं और उनके द्वारा वो कार्य संपादित किया जाता है। जबकि चैम्बर में ऐसा नहीं होता है। सारे कार्य एक ही चैम्बर में आते, एक ही चैम्बर के एक ही चैम्बर के अंडर आ जाते हैं और जो है वहीं से सारे कार्यों को प्रतिपादन किया जाता है। जैसे कि आप चीन रख सकते हैं, इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो इसके बारे में आप चीन रख सकते हैं। जो ब्यूरो वाले समाज होते हैं, जहाँ ब्यूरो की व्यवस्था पाई जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये विकसित देश होते हैं। जो यूरोपियन देश होते हैं वहाँ पर जो है ये चीज़ें, ऐसी व्यवस्था ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। जो तीसरे नंबर में क्या है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी है। इसे हिंदी में समपार्श्वी समाज भी कहते हैं। ठीक है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी को क्या कहते हैं, समपार्श्वी समाज कहते हैं। और ये जो समपार्श्वी समाज कह लीजिए यानी कि प्रिज्मेटिक समाज जो है, ये क्या है, ये वो इसमें जो है विकासशील देशों को रखा गया है। कौन से विकासशील देशों को इसमें रखा गया है? रिक्स के अनुसार क्या कहते हैं ये, कि जो विकासशील देश होते हैं वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये देश जो हैं संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहे होते हैं, यानी कि ये परिवर्तन के दौर से गुजर रहे होते हैं, यानी कि ये अपने विकास के दौर से गुजर रहे होते हैं। तो विकासशील देशों को इसमें रखा गया और यहीं से आपका आंसर आ जाता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में क्लास में आपको बताया था। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी या समपार्श्वी समाज को विकासशील, इसमें जो है इस समाज में, समपार्श्वी समाज में विकासशील देशों को रखा गया है। ठीक है। तो यदि हम रिक्स की बात करें तो जो रिक्स ने, ये साला शब्द है, क्योंकि साला शब्द का अलग अलग मतलब मीनिंग दिया गया है। सरकार, कोई सरकार भी है और क्या बोलता है, ऑफिस भी है। तो यदि हम पर्टिकुलर किसकी, रिक्स की बात करें, क्योंकि रिक्स ने साला मॉडल दिया है, तो इन्होंने साला शब्द का प्रयोग नौकरशाही के संदर्भ में किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि साला शब्द जो है, साला शब्द किसके संदर्भ में है, तो ये नौकरशाही के संदर्भ में है। किसके अनुसार? रिक्स के अनुसार। क्योंकि आप रिक्स को ही पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये शब्द आपको एग्जाम में देना पड़ेगा। ठीक है। तो साला शब्द का संदर्भ जो है नौकरशाही से है, अकॉर्डिंग टू रिक्स। ठीक है। इसमें जो, अगर हम प्रिज्मेटिक समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो इसमें आदिकालीन और आधुनिक कालीन दोनों प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है। सरकारी, और इसमें होता क्या कि सरकारी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा के अनुसार चुने जाते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि चयन में भाई भतीजावाद एवं घूस चलता है। जैसे कि अभी तो थोड़ा सरकार सब ट्रांसपेरेंसी कर रही है, लेकिन पहले आप देखिए, कोई भी कहीं पर भी कोई वैकेंसी निकलती थी तो वहाँ पर प्रतियोगिताएं तो होती थी, यानी कि परीक्षाएं होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन वहाँ पे घूस जम के चलता था। पुलिस वगैरह में, टीचिंग में देख लीजिए, पहले थोड़ा आप 10 साल पहले जा कर के देखिए, 15 साल पहले थोड़ा सा हिस्ट्री पता कीजिए, जम के घूस चलता था और जो घूस देते थे उन्हीं का सिलेक्शन होता था। तो परीक्षाएं तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं, यानी कि प्रिज्मेटिक ये जो समाज होता है, इसमें परीक्षाएं तो होती हैं, प्रतियोगिताएं तो होती हैं, लेकिन चयन कैसे होता है? भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म, इन सब चीज़ों से जो है, नेपोटिज्म, और इन सब चीज़ों का बहुत रोल होता है और घूस भी चलता है वहाँ पर। साला अधिकारी जो होते हैं चुन करके जो आते हैं, ये समाज कल्याण की अपेक्षा अपनी निजी उन्नति पर अधिक ध्यान देते हैं। ठीक है। तो वो सब हमारे देश में जो है आज के, अभी भी है, कम है, लेकिन पहले ये खुल्लम खुल्ला चलता था और बिल्कुल जो थोड़ा सा अवेयर होती थी जनता, उसको साफ साफ सारी चीज़ें पता होती थी। फिर भी समाज में ये सब चीज़ें चल रही थी और कोई चूँ भी नहीं करता था, और कुछ लोग करते भी थे, आवाज़ उठाते थे। उसी से धीरे धीरे चेंजेस आए हैं और आगे आने की उम्मीद है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो प्रिज्मेटिक समाज है तो इसमें परीक्षाएं रखी जाती हैं, परंतु भाई भतीजावाद, घूस चलता है, और इसके अधिकारी जो हैं अपनी निजी पॉकेट भरने में, यानी कि अपनी निजी उन्नति के में लगे रहते हैं। जनता के प्रति इनकी कोई अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। यदि हम साला मॉडल का व्यवहार तथा कार्य की बात करें तो इसमें जो है इसकी प्रणाली, व्यवहार और कार्य की प्रणाली कैसी होती? पुरातनवादी होती है।
है ना, रूढ़िवादी होती है, पुरातनवाद तथा रूढ़िवाद से प्रभावित होती है। इसमें नियम और कानून होते तो हैं, यानी कि संविधान होता है, जैसे कि हमारे देश में संविधान होता है, लेकिन उनको जो है सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। यानी कि क्रियान्वयन तो भी होता है, बट व्यवहारिक रूप में वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। संविधान में चीज़ें लिखी हुई हैं, बट व्यवहार में, ग्राउंड में वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। बहुत सारे नियम कानून प्रावधान कर दिए जाते हैं, लेकिन आप जब ग्राउंड में आते हैं, समाज में, संविधान पढ़िए, लगेगा आपको कि बहुत बहुत अच्छा संविधान है, बट जब ग्राउंड में आकर के किसी सोसाइटी में आप उसको डेप्थ में एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, तो आप पाएंगे कि नहीं, यहाँ तो बिल्कुल अपोजिट ही कहानी चल रही है। तो व्यवहार और सिद्धांत, इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस होता है। ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी की एक बड़ी विशेषता होती है। यानी कि इसमें रूढ़िवाद, पुरातनवाद होता है, नियम कानून होते हैं, पर व्यवहार में फॉलो नहीं होते हैं। तो ये सारी जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी की विशेषताएं हैं। और विकासशील देश जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। जो फ्रेडरिक्स थे, इनकी रुचि विकासशील एवं संक्रमणकालीन दौर से गुजरते हुए जो समाज थे, इन्हीं के अध्ययन में थी। और जो है इन्होंने, फ्रेडरिक्स ने जो फ्यूज सोसाइटी थी, यानी कि बहु क्रियात्मक समाज और अल्प क्रियात्मक समाज, इसमें जो है दो भागों में खास तौर पे इन्होंने जो है इसको बांटा है। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं, तो डायग्राम से आपको जो है अच्छे समझ में आएगा। जब ये अपना ये सिद्धांत देते हैं, ठीक है, साला मॉडल देते हैं, तो उसमें ये क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कहते हैं जो पहले की सोसाइटी थी कैसी थी, फ्यूज थी, उसमें एक ही चैम्बर होता था और जो फ्यूज सोसाइटी है, और यहीं से सारे कार्यों का संचालन होता था। फिर क्या हुआ कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी, यानी कि क्या है, प्रिज्म, ये सोसाइटी कैसी, ये एक प्रिज्म में जो है इंटर कर जाती है। प्रिज्म कैसा होता है, जब आप प्रिज्म को देखिए, उसमें कोई जब लाइट पड़ती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के नेक्स्ट तरफ, दूसरी तरफ बहुत सारे रेज निकलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने दर्शाने की कोशिश की है कि जब ये सोसाइटी प्रिज्मेटिक हो जाती है, यानी कि ट्रांजैक्शन पीरियड में आ जाती है, तो यहाँ से जो है बहुत सारी इनके अलग अलग विभाग, अलग अलग नीतियाँ, प्रणालियाँ, व्यवस्थाएं, ब्यूरोज, ये सब जो है होते हैं, यहाँ से डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो ये कैसे ट्रांजैक्शन का पीरियड है, आप वैसे भी देख सकते हो। और इसी ट्रांजैक्शन के पीरियड में जो है इन्होंने विकासशील देशों को रखा है, प्रिज्मेटिक जो है सोसाइटी, इसी में इन्होंने रखा है। तो आपका आंसर यहाँ से मिल गया। जो डिफ्रैक्टिव सोसाइटी होती है, इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे ब्यूरो होते हैं, बहुत सारे, है ना, विभाग होते हैं, और हर विभाग का अपना एक स्पेशल काम होता है, और उससे संबंधित काम ही उस विभाग में जाएगा, और उसमें कुछ स्पेशलिस्ट बैठे होंगे और वो उस कार्य को जो है संपादित करेंगे। तो ये इनके जो है, जो साला मॉडल दिया है, उसमें इस तरह से इन्होंने सोसाइटी को डिवाइड किया है और बताया है कि किस सोसाइटी की क्या विशेषता है, ठीक है। और यदि हम इनकी विशेषताओं की बात कर लें, कुछ फीचर्स की बात करें, तो यदि हम फ्यूज सोसाइटी की बात करें, ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होती है, यानी कि इसका बहुत कम विकास हुआ होता है। तो फ्यूज सोसाइटी जो है, इसमें जो है ये क्या है, फैमिली और किनशिप, इनका डोमिनेंस देखने को मिलता है, ठीक है। ये यहाँ पर इनका डोमिनेंट होता है, और इनकी डोमिनेंट की इम्पोर्टेंस भी जो है देखने को मिलती है। जबकि अगर हम प्रिज्मेटिक सोसाइटी की बात करें, तो यहाँ क्या है, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये सब जो है एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और अपॉइंटमेंट जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो तो प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा जो है रखे जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ देखने के लिए होते हैं। अदरवाइज जो नेपोटिज्म होता है और फेवरेटिज्म होता है, यानी कि चापलूसी और घूस, ये तीन चीज़ें जो हैं वहाँ पर मेन फैक्टर, जो मेन रोल अदा करती हैं। तो ये हो गया। और अगर हम डिफ्रैक्टिव सोसाइटी की बात करें, तो यहाँ पर किनशिप आर केप्ट अवे फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो यहाँ पर ये है भाई भतीजावाद है, और ये जो रिश्ते नातेदारी हैं, इन सब चीज़ों को क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रखा जाता है। और जो अपॉइंटमेंट होता है, ये टोटली जो उनकी योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, उस पर जो है उसके आधार पर होता है। यानी कि अपॉइंटमेंट जो है पूरी योग्यता पर यहाँ पर डिफेक्टिव सोसाइटी में होता है। और जो डिफेक्टिव सोसाइटी है, ये ज़्यादातर यूरोप साइड में, जो विकसित देश हैं, उनमें ये पाई जाती हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यदि नहीं भी समझ में आई हैं, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं।
और अपने लेक्चर को डाइवर्ट न करते हुए हम जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे ही कायम रहेंगे और साला मॉडल हम आपको एक अलग लेक्चर में बताएंगे। जो फ्रेडरिक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके जो मॉडल दिए गए हैं, जो इनके विचार हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके विचारों को, इनके मॉडल जो हैं और जो इन्होंने उपागम दिए हैं, इनकी बातों को हम एक अलग से लेक्चर में लेके आएंगे, तो वहाँ पे इसको हम डेप्थ में समझेंगे। अभी आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आई थिंक मैंने वो सभी बता दी हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए देखेंगे हम अब आगे का जो इनका फ्रेडरिक्स से संबंधित दूसरा है, क्या है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है। ठीक है, तो ये पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है क्या, तो ये एक जो है स्टडी मेथड है आप कह सकते हैं। ठीक है, और इसको आप इकोलॉजिकल अप्रोच कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या है, इकोलॉजिकल अप्रोच। आई थिंक आप इसको जो है, क्योंकि कुछ हिंदी वर्ड जो है कम समझ में आते हैं, तो हम यहाँ पर इसको इंग्लिश में मेंशन कर देते हैं, इकोलॉजिकल अप्रोच। अब इकोलॉजी से आप समझ गए होंगे कि हम किस बारे में जो है बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इकोलॉजिकल अप्रोच आप इसको जो है एनवायरनमेंट के संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिए। जो पारिस्थितिकी है ये क्या है, जंतु विज्ञान से लिया गया शब्द है। जो पारिस्थितिकी शब्द है कहाँ से लिया गया है ये, तो ये जंतु विज्ञान से लिया गया है। ठीक है, ये जंतु विज्ञान से उठाया गया शब्द है। और जिस प्रकार कोई पौधा अपनी स्वयं की जलवायु में ही पनपता है यानी कि ग्रो करता है, वैसे ही प्रत्येक समाज की वृद्धि उसके अपने इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक संरचना, इन सभी चीज़ों से अनुकूलित होती है, यानी कि इन सभी चीज़ों से प्रभावित होती है। आप जो है किसी समाज को और उनके अंदर जो संरचनाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट नहीं कर सकते। वो दोनों जो हैं इनके बीच में जो इनकी संरचना, समाज की संरचना, जो समाज है और उसके अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, ये आपस में अंतःक्रिया, इनके बीच में आपस में अंतःक्रिया का संबंध होता है। इसीलिए फ्रेडरिक्स ने जो है ये पारिस्थितिकी दृष्टिकोण अपना दिया है और ये कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था एवं प्रशासन के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन जो है किया जाना चाहिए, ऐसा ये मानते हैं। और इन्होंने अंतःक्रिया का अध्ययन किया भी, किसने, फ्रेडरिक्स ने। सामाजिक व्यवस्था और प्रशासन के बीच जो है अंतःक्रिया का इन्होंने अध्ययन किया और ये कहते हैं कि किसी देश की लोक प्रशासन की प्रकृति उसके सामाजिक परिवेश जिसमें वह कार्य करता है, यानी कि जो जिस परिवेश में वो कार्य करता है प्रशासन, तो उससे जो है प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है। इसीलिए प्रशासन और समाज के बीच अंतःक्रिया को समझना चाहिए। ऐसा जो है ये फोकस होके, मतलब एक जोर देकर के कहते हैं कि जो प्रशासन है और समाज है, इन दोनों के बीच जो अंतःक्रिया है इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं है बल्कि इंटरलिंक्ड हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके बीच में अंतःक्रिया होता है। जैसा समाज होगा, सोसाइटी होगी, वहाँ की अर्थव्यवस्था होगी, वहाँ की जो है भौतिक संरचना होगी, तो उन सब से जो है वहाँ का लोक प्रशासन प्रभावित होगा ही होगा। जिस प्रकार वहाँ के लोग होंगे तो इन सब चीज़ों से लोक प्रशासन प्रभावित होता है। तो ये इनका पारिस्थितिकी उपागम है, यानी कि दृष्टिकोण है। इसको हमने इन शॉर्ट समझा और इन सभी पे डेप्थ लेक्चर लेकर के मैं आगे जो हमारे अपकमिंग वीडियोस होंगे उनमें ये सभी आपको डेप्थ में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमने जो है फ्रेडरिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें समझ ली हैं और आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करेंगे, क्योंकि जो है काफ़ी लंबा लेक्चर होने से आप लोग बोर होते हैं। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है आप लोग बीच में ही स्किप कर देते हैं, तो इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट कल के लेक्चर में आगे की हम जो है क्लास लेंगे, आगे की चीज़ों को देखेंगे। और आज आपका प्रश्न क्या है, तो आज का प्रश्न देख लीजिए, आप इसको ले लीजिए, फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो आज का प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को रिक्स से पहले किसने प्रयोग किया था? जॉन गॉस ने किया था, एल.डी. वाइट ने किया था, या एम.डी. मॉक ने किया था, या इन सभी ने किया था? तो ये आंसर आपको जो है कमेंट सेक्शन में देना है। और क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर लिख दे 3 है, क्योंकि कई लोगों ने जो है ऑप्शन डी दिया है, बट कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि पूरे जो लेक्चर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं, तो कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप ज़रूर मेंशन करेंगे अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। बाकी तो सभी वीडियोस में आपने पता कर ही लिया है, तो इसी का आंसर आपको देना है और ये बताएंगे कि इसमें जो है कौन सा आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 3 का।
और शाम को जो है 7 PM प्रैक्टिस में आना बिल्कुल मत भूलिए, वहाँ पर आप सभी पहुँचिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर मैं रखती हूँ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार देखने को मिलते हैं, तो वो सभी जो है वहाँ पर मैं रखती हूँ। आई थिंक आपको ये क्लास जो है यूज़फुल लगी होगी। यदि ये यूज़फुल लगी है तो इसको जो है एक लाइक पक्का कीजिए, ठीक है, एक लाइक पक्का कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे भी काम कर सकूं और आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने में मुझे एक जो फ्यूल की आवश्यकता होती है वो यहीं से मिलती है। आपके लाइक, कमेंट एंड सब्सक्रिप्शन एंड शेयर, ये 4 पिलर हैं जो कि हम लोग जैसे जो टीचर्स हैं यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो उनको पूरा दिन लग जाता है ये कंटेंट तैयार करने में, 2 से 3 वीडियो देने में। तो उनको मोटिवेशन भी चाहिए होता है, वो आप लोग ही दे सकते हैं अपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्रिप्शन से। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।